केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप देखिए इसे, मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग और आपका इवनिंग में तो गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसमें हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंडों को। तो आज बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंडों की कुछ प्रॉपर्टियों की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टलीय जालक बनाता है। कैसे? ये जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, ये देख रहे हैं हमने Na+ और Cl- ले लिया है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को ले लिया है, और ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो हैं ये आयनों से मिलकर के बने हैं, और आयन से मिलके बने हैं एक नियमित अंतरालों में व्यवस्थित होकर के बनाते हैं क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर कोवैलेंट कंपाउंड मेड अप आयंस मैक्सिमम फॉर्म में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में अधिकांशतया ये पाए जाते हैं। और दूसरी चीज अरेंज्ड इन ए सीरीज टू फॉर्म लैटिस स्ट्रक्चर, ये एक नियमित अंतराल में व्यवस्थित होकर के क्रिस्टलीय जालक बनाते हैं, या जिसे कहा जाता है आपका लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका बनाते हैं क्रिस्टलीय जालक या लैटिस जिसे कहा जाता है, ये लैटिस को फॉर्म करते हैं। जैसा कि यहां लिखा गया है क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी Cl का एक क्रिस्टल है, इसमें आपका यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल करके बने हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मेड अप आयंस अरेंज्ड इन ए सीरीज टू फॉर्म लैटिस कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और लैटिस स्ट्रक्चर और लैटिस एनर्जी। ये नियमित अंतरालों में व्यवस्थित होकर के फॉर्म करते हैं क्रिस्टलीय जालक का। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये जो आपका क्रिस्टलाइन, इनके बीच में जो आपका इंटर या कह लीजिए आप इनके बीच में पाया जाता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के बने हैं, तो इनके बीच में पाया जाता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के कारण जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है। या ये जो आपका क्रिस्टलीय लैटिस बना हुआ है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसे तोड़ने में मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज इन आयंस। इन आयनों के बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युतीकर्षण बल लगता है, जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए इन आयनिक कंपाउंडों का हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई। थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अब यहां चलिए, आपका ये क्रिस्टलीय आयनिक कंपाउंड बना दिया गया, जैसे आपका ये NaCl है। अब NaCl को मिला दिया गया है पानी में, वाटर में। अब वाटर में H पॉजिटिव और OH आपका निगेटिव है। ये हुआ H2O आयोनाइज्ड हुआ, H+ और दिया आपका OH नेगेटिव। अब Cl को OH नेगेटिव
ये आपका चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, ये चारों तरफ से इसे घेर लेता है, सराउंडेड बाई क्लोराइड आयन बाई हाइड्रोक्सी आयन। तो ये OH माइनस के द्वारा ये घिर जाता है, और ये जो आपका यानी पॉजिटिव चार्ज है ये सराउंड हो जाता है आपका H प्लस के द्वारा। तो यानी कि चारों तरफ आ गया OH माइनस, और यानी कि चारों तरफ आ गया आपका H पॉजिटिव आयन। तो रिजल्ट होता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, अपोजिट चार्ज में जो लगता है आपस में बंधे हुए हैं, कनेक्ट है, ये चूंकि ज्यादा मैक्सिमम नंबर में हो जाता है, ज्यादा संख्या में होने के कारण ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यही कहा जाता है आपका कि आपका NaCl सॉल्युबल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ NaCl कंपाउंड ब्रेक बाई आपका नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये ब्रेक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कहा जाता है वाटर में सॉल्युबल हो गया। तो यहां एक खास बात होगी, अगर बात हम सॉल्युबिलिटी की करते हैं तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल विद पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में हो जाता है सॉल्युबल, बट नॉन पोलर में, और ये आपका पोलर सॉल्वेंट है H2O वाटर, बट नॉन पोलर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। यानी कंपाउंड नॉन सॉल्युबल विद नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक बेंजीन। तो आपका जो आयनिक कंपाउंड है ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है। पोलर जितने भी होते हैं ये अपोजिट चार्ज वाले होते हैं, और चार्जों में अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने का मतलब है कि ये सॉल्युबल हो जाता है। अगली बात हम करते हैं तो ये है आपका कंडक्टिविटी, सुचालकता। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी मींस डिपेंडेड ऑन आयंस, ये डिपेंड करता है आयनों पर या आयनों के नंबर पर, जो है ये डिपेंड करता है इसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे आपका ये कंडक्टिविटी जैसे जैसे आयंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये सॉल्युबल होगा। इन सॉलिड स्टेट नो फ्री आयंस, सो जो आपका सॉलिड स्टेट है, सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होता है, कोई भी इसमें फ्री आयंस नहीं पाए जाते। और चूंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं तो ये होता है आपका बैड कंडक्टर। ये क्या हो गया? बैड कंडक्टर। बट इन एक्वस और सॉल्यूशन फॉर्म में फ्री आयंस पाए जाते हैं, और फ्री आयन प्रेजेंट होने के कारण ये हो जाता है आपका गुड कंडक्टर। तो एक्वस या सॉल्यूशन में फ्री आयंस पाए जाते हैं, इसीलिए आपका ये गुड कंडक्टर होता है। तो आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी टोटली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा और वो होगा उसका गुड कंडक्टर।
बट सॉलिड स्टेट में आपका आयंस एब्सेंट होता है, अर्थात ये बैड कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता। इसका आपका क्वेश्चन आया सॉलिड, यहां लिख लेते हैं हम सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl ये आपका इलेक्ट्रिक का होता है इंसुलेटर, बट आपका एक्वस कर दिया गया NaCl, तो ये हो गया है आपका गुड कंडक्टर। व्हाई, तो क्वेश्चन है आपका व्हाई, ऐसा क्यों है कि यदि सॉलिड NaCl है तो ये आपका इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है, और यदि एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका गुड कंडक्टर है। क्यों, तो इसमें पाए जाते हैं आपके फ्री आयंस, और फ्री आयंस मींस आपका यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है। बट इसमें आयन नहीं होता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है। तो ये है आपका कंडक्टिविटी। अगला बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहां देखते हैं हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो केवल इतना ध्यान देना है आपको कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल है, ये इंपॉर्टेंट। ये सारे डायरेक्शनों में इक्वल फोर्स लगाता है, इसलिए होता है नॉन डायरेक्शनल, और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण ये जो है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं शो करता है, ये शो करता है इम्पिरिकल फार्मूला, इम्पिरिकल फार्मूला शो करता है, ना कि आपका बनाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये होता है नॉन डायरेक्शनल। हम बात जब कोवैलेंट की करेंगे वो होगा डायरेक्शनल, और वो शो करेगा आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। फिलहाल यहां हम बात करते हैं आयनिक रिएक्शन की। ये है आपका आयनिक रिएक्शन। अब अगर आयनिक रिएक्शन की बात किया जाए तो जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे नाम लिख लेते हैं हम AgNO3 और प्लस आपका NaCl इज इक्वल टू Ag आपका Cl और प्लस NaNO3। यहां आप देख सकते हैं ये सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका, AgCl का, यानी प्लस NO3 से रिएक्शन करके NO3 बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। ये है आपका आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कंप्लीट होने में मिनिमम टाइम लगता है, इसलिए इसका अदर नाम है आपका फास्ट रिएक्शन। तो ये हो गया है आपका क्या, फास्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आयनिक रिएक्शन को शो करता है, किसे शो करता है, आयनिक रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन को, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो होंगे वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो करेंगे या सोलो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है आपका आइसोमेरिज्म। तो इसकी दो बातें हैं। आपने लिखा कि ये होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है, और आपका होता है ये अदृढ़ कहा जाता है, या कहा जाता है आपका नॉन रिजिड। तो ये जो है आपका नॉन रिजिड होता है, जिसे कहा जाता है आपका अदृढ़। क्या होता है, अदृढ़। नॉन रिजिड, नॉन डायरेक्शनल के कारण ये जो है आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आइसोमेरिज्म मींस स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
ये शो नहीं करता है। ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड ही शो करते हैं आइसोमेरिज्म, और आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है। कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड आइसोमर एंड फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये है आपका आइसोमेरिज्म, जो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। तो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट में। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिल करके बने होते हैं और ये नियमित अंतराल में व्यवस्थित होकर के बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है आपका लैटिस। मीन्स से आपका आयनिक कंपाउंड मेड अप आयंस एंड मैक्सिमम फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन अरेंज्ड इन ए सीरीज कॉल्ड लैटिस स्ट्रक्चर और लैटिस। सेकेंड बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो आयनिक कंपाउंडों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होती है क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है आपका स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग अपोजिटली चार्ज आयंस। क्योंकि अपोजिट चार्जों में पाया जाता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आंसर कह लीजिए, इस लैटिस या जालक को तोड़ने में, डिकम्पोज करने में मैक्सिमम लगती है एनर्जी, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंडों का। अगला है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है आपका, यदि आयनिक कंपाउंड को देखा गया तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है लाइक वाटर, एंड नॉन पोलर आपके सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। ये आपका सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों होगा? पोलर सॉल्वेंट आयोनाइज्ड रहते हैं और ये इनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वीक कर देते हैं और रिजल्ट आपका सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिपेंडेंट ऑन आयन मोबिलिटी और नंबर ऑफ आयंस। जैसे जैसे आयंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। बट सॉलिड स्टेट में आयनों का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल होगा सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होंगे और सॉलिड स्टेट में आपका बैड कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। अगर सॉलिड NaCl है तो ये इंसुलेटर है। आपका एनहाइड्रस NaCl हो, एनहाइड्रस HCl हो, ये इंसुलेटर होगा। बट एक्वस फॉर्म में ये कंडक्टर हो जाएगा, जो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ आयंस पर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो आयनिक कंपाउंड स्पेशली शो एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शो मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसीलिए ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला को शो करते हैं। आयनिक रिएक्शंस है, तो जितने आयनिक कंपाउंड हैं आयनिक रिएक्शंसों को शो करेंगे। इन्हें फास्ट रिएक्शन भी कहा जाता है। आपका आइसोमेरिज्म है, नॉन रिजिड अदृढ़ तथा नॉन डायरेक्शनल अदिशात्मक होने के कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। तो आपका आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। बात हम लोग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की करते हैं।
स्पेशली जो क्वेश्चन नीट और जी में आए हुए हैं उसके ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए देखते हैं। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहा है आपका सॉलिड स्टेट, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी है, सुचालकता का क्रम है, ये फ्यूज्ड स्टेट है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो सबसे ज्यादा आपका कंडक्टिविटी किसका है? एक्वस सॉल्यूशन का। अब आपका क्वेश्चन आया एनहाइड्रस HCl, ये है आपका इंसुलेटर, बट आपका एक्वस सॉल्यूशन कह दिया HCl का, ये हो गया आपका गुड कंडक्टर ड्यू टू। तो इसका एक ही आपका आंसर मिल रहा है, ड्यू टू आयंस, जो भी आयोनाइज्ड हो जाएगा वो होगा आपका गुड कंडक्टर। अब यहां यदि HCl लिखा जाए और आयोनाइज्ड किया जाए तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि एनहाइड्रस है, निर्जल है, तो HCl आप लिखेंगे डज नॉट आयोनाइज्ड, ये आपका आयोनाइज्ड नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या है? इंसुलेटर है। बट एक्वस HCl है तो ये होगा गुड कंडक्टर, क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन बना है आपका सॉलिड NaCl इंसुलेटर, और आपका एक्वस NaCl आपका है गुड कंडक्टर व्हाई, तो ये आयोनाइज्ड होगा, ये आयोनाइज्ड नहीं होगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जो डिपेंड है टोटल नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, ये होता है नॉन डायरेक्शनल ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ ऑल डायरेक्शन, तो ये है आपका नॉन डायरेक्शनल। दूसरा क्वेश्चन आपको मिला। और थर्ड है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका होता है हाई ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, इसके कारण जो है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंडों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, क्योंकि लैटिस को तोड़ने में मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये इतने क्वेश्चन यहां से आए। और दूसरी चीज ये आपका शो करेगा इंपिरिकल फार्मूला को, इंपिरिकल फार्मूला को शो करता है, ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। बाकी आपका एक क्वेश्चन और बचा, ये कैरेक्टरिस्टिक से आपका समाप्त होगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंडों का। तो आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, ये अत्यंत कठोर होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। क्यों होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑल इलेक्ट्रोवायलेंट आर आयनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात करते हैं यहां ब्रिटलेनेस की। इसे कहा जाता है आपका भंगुरता। यदि आयनिक कंपाउंडों पर चोट किया जाए, इसे पीटा जाए, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटनेस, जिसे जो शो करता है आयनिक कंपाउंड। आइसोमॉर्फस, नाम मिला आइसोमॉर्फस, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस, दे हैव सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहे जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। जैसे सोडियम है 1 पॉजिटिव है 2 और 8, फ्लोरीन भी आपका 2 8, ये कैटायन ये एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे।
और इसकी प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यही शो करता है आइसोमॉर्फिज्म। जैसे यहां लिख लिया जाए 2 8, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है, 8 2 10 2 8 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम, एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमॉर्फस, और इस फेनामेना को कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसे आप लोग अवश्य पढ़ लीजिए।